डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने अभी कहा कि पीआरपी, आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया? यस मैम, बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो 2 कंडीशंस में प्रेजेंट करते हैं जी। एक वो होते हैं कि ऑलरेडी जो अपना इतना वॉल्यूम लॉस्ट कर चुके होते हैं कि उनके लिए अब सोल्यूशन इज़ द ओनली हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि लॉस्ट वॉल्यूम जो है और वो फॉर गुड 3-4 ईयर्स है, तो वो जो रूट्स हैं अब उनका बहुत कम चांस होता है कि वो रीजनरेट होंगी और वहाँ से आपका नया बाल आएगा। देन वी हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दूसरी कंडीशन में बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं यूजुअली अर्ली 20s में या मिड 20s में, उनका हेयर लॉस चल रहा होता है और साथ में उनके टेम्पोरल एरियाज या आगे से हेयर लाइन प्रोसीडिंग वो भी साथ में स्टार्ट हो जाती है। सो इन दैट फेज हम फिर दोनों चीज़ों पे जाते हैं। पहले हम उनके हेयर रेस्क्यू सिस्टम पे जाते हैं कि ये जो एक्टिव हेयर फॉल है इसको हम कंट्रोल करें, और आफ्टर दैट पीरियड 1 मंथ 2 महीने के बाद जब उनका हेयर लॉस जो कि बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था, जब वो रिड्यूस हो जाता है देन वी कैन प्लेन हेयर ट्रांसप्लांट। तो यूजुअली ये सारी चीज़ें करा के भी बहुत से लोग आ जाते हैं, पीआरपी के सेशंस ले चुके होते हैं। अब पीआरपी से ये होता है कि आपका जो एक्टिव हेयर फॉल है वो तो रुक जाता है, लेकिन जो लॉस्ट वॉल्यूम है उसके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और वो डिपेंड्स के पेशेंट कितना जल्दी या कितना लेट प्रेजेंट करते हैं। एक और बात मुझे बता दें कि मैं 1-2 मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे, लोग देखे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट जाके बाहर से करवाया पर आए नहीं बाल उसके बाद। अच्छा देखिए मैम, हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पेशेंट के फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि A, B, C 3 पेशेंट मेरे पास आए हैं, तीनों के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए या तीनों के रिजल्ट्स इक्वल आए या तीनों के ख़राब आए। ठीक है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें टेक्निक, सर्जरीज वगैरह, डॉक्टर सिलेक्शन ये भी आ जाती हैं, लेकिन पेशेंट के अपने फैक्टर्स क्या हैं, पेशेंट स्मोकर है या नहीं है, ठीक है, पेशेंट का जो लॉस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, और उसका जो डोनर एरिया है वो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसको 8000 ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन जब हम उसका डोनर एरिया चेक कर रहे हैं जो कि आपके कान के बराबर वाला सारा एरिया होता है, तो उसमें हम हार्डली उसमें से 3000-4000 बाल निकाल सकते हैं। तो अब ऑफकोर्स अब बालों को अब स्प्रेड करके लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो उतना वॉल्यूमाइज वो नहीं हो सकता। प्लस में इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की केयर, स्कैल्प की कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट जो सारी टेक्निक्स है उसमें जब हम बाल को निकालते हैं, FUE जो मेथड होता है उसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक बाल को निकालने के बाद एज सुन एज पॉसिबल उसको दोबारा से ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे काफ़ी देर तक बाल को आपने बाहर रखा, ठीक है, और लगाने में आपने देर की, तो उसमें भी आपका जो उसका लाइफ है बाल की वो डैमेज होगी और अल्टीमेटली नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो हैं वो कम जनरेट होंगे नॉर्मल से। और ऐसे ही पोस्ट केयर है, हम पेशेंट्स को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करके फिर ब्रीफली भी समझाते हैं, लिख के भी देते हैं। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आप जिम भी नहीं कर सकते कुछ अर्से तक। जी, उसमें मैम ये है कि अर्ली आप कोई भी सर्जरी कराते हैं, ठीक है, तो उसमें वैसे भी बिकॉज आपके बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एज सुन एज आपकी बॉडी में इंजरी होती है तो वहीं पे आपका हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो स्मोकिंग, वर्कआउट वगैरह सारी चीज़ें फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम कहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा आगे कर लें, डिले कर लें। स्मोकिंग में भी यही है कि आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी ऐसी चीज आप कर रहे हैं, हाँ, कोई अल्कोहल या कोई भी चीज 2 हफ्ते के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप अग्रेसिवली आपने जाके वर्कआउट शुरू कर दिया। आप आहिस्ता आहिस्ता से फिर रूटीन में चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो यस, पोस्ट केयर में ये तो चीज़ें आ ही जाती हैं, लेकिन उसके अलावा हम मेडिसिन देते हैं जो उनका लेना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम स्लीपिंग पोजीशन पे बहुत पेशेंट्स को समझाते हैं। इसके बिफोर जो हैं वो डूज एंड डोंट्स भी मैं आपसे पूछ लूँगी। फेशियल्स आप लोग कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पास? जो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हमने सुना है कि जी लेज़र जो मशीन फेशियल्स हैं वो तो अलग है, ये जो क्लेंजिंग वाले फेशियल्स होते हैं ये बेटर हैं या ये हम मशीन वाले पे चले जाएं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्किन कंडीशन। ठीक है, और क्लाइंट को किस तरह की प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड और उनकी क्या डिमांड है स्किन की। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमें अपने जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक तो मैनुअली होता है और एक विद द टूल्स होता है, तो उसमें हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स की। वहाँ पे भी हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन से प्रॉब्लम को हिट करना है, उसके हिसाब से हम वो टूल या फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्लाइंट की स्किन किस तरह की है, उसको असिस्ट अच्छा करना, फिर उसके बाद उनका प्रॉब्लम क्या है उसको लेके फिर ट्रीटमेंट को कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन करना। अच्छा, आप शाइस्ता बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ये ख़वातीन जो बैठी हैं अग्री करेंगी। कुछ सैलून्स ऐसे भी हैं कि वो ये नहीं चीज़ें देख रहे होते कि एक बच्चे की, लड़की की स्किन पे क्या है क्या नहीं है।
अच्छा जी आ गई, चलें फेशियल भी करा लें, ये भी यूज़ कर लें, वो भी क्रीम यूज़ कर लें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन पे क्रीम कौन सी लगनी है। एग्जैक्टली क्लेंजर्स होते हैं लाइक हाँ, आप क्लेंस हर स्किन के लिए। एग्जैक्टली आपको कौन सा स्किन टाइप है उसके हिसाब से क्लेंजर चूज किया जाता है। एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग लेके आती है। एक्स्ट्रा वाइटनिंग ब्राइटनिंग कोई चीज़ नहीं होती है। जब आपकी स्किन रिफ्रेश होती है, एक्सफोलिएट होती है, तो नेचुरली ब्राइटनिंग आ जाती है आपकी स्किन पे। अरीश मुझे ये बताएं कि हम ऑयली स्कैल्प पे बात कर रहे थे, बच्चियों को या टीन एज हम लड़कियों को भी ऑयली एकदम से आना शुरू होता है, ऑयल स्कैल्प से आने लग जाता है। क्या कोई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए खाने की हमें, या क्या ऐसी चीज़ें, देखो नॉर्मल में यही खा रहे हैं ना, बच्चे को चीनी भी दे रहे हैं या हम भी खा रहे हैं। देखो बेसिकली आपकी जो स्कैल्प की स्किन है ना वो फेस की स्किन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ पे ऑयल के ग्लैंड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हम लोग एक तो ये कहते हैं कि हेयर वॉशिंग करना, लोगों को अक्सर मुझसे आके भी पूछते हैं, जब जैसे मैं एक्सोसोम्स एस्थेटिक्स कर रही हूँ तो डॉक्टर जी हम डेली वॉश करें या क्या करें। तो ये तो आपकी रूटीन पे भी बड़ा डिपेंड करता है। अब आपका अगर बाहर बहुत एक्सपोजर है, आप गर्मी में धूप में काम करके आए हैं और ऑयल भी हो गया, डस्ट से भी आपका एक्सपोजर हुआ है, तो यू हैव टू क्लीन योर फेस एंड हेयर एज वेल। लेकिन अगर आपका एक्सपोजर नहीं है और आप एसी कमरे में बैठे हुए हैं और आपने कोई कवर नहीं किया हुआ, तो आई डोंट थिंक आपको डेली वॉशिंग की ज़रूरत है। फिर वही बात है, जिनकी ऑयली स्किन नेचुरली होती है उनको हम कहते हैं कि आपने स्कैल्प भी होता है, तो वही बात, गर्म चीज़ें जैसे स्पाइसेस हम कहते हैं ना लें, बहुत फ्राइड आइटम्स, सेम गोज जैसे आप एक्नी के लिए मना करते हैं वैसे आप करते हैं। देन कुछ लोगों की स्किन में जैसे डर्मेटाइटिस का इशू हो रहा होता है, उसके फिर शैम्पूज आते हैं, वो एडवाइस किए जाते हैं। क्या इसकी एक और वजह ये हो सकती है कि जब बच्चियों का साइकिल एक शुरू हो तो उन दिनों में ज़रा ज़्यादा होने लग जाए या हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो गए हों? हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारी स्किन में, स्पेशली जब हमारा प्रोजेस्टेरोन जो है वो पीक करके वापस जाता है और ईस्ट्रोजन जो है ना वो ड्रॉप होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हमारा ब्यूटी हार्मोन है। ठीक है। अमरीन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई विल अग्री विथ हर कि वाकई में हार्मोनल चेंजेस में अगर किसी बच्ची का, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, जैसे आपकी बेटी है, किसी का एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे हो रहे हैं, सारे हार्मोनल टेस्ट हैं, वो अगर आपने एक दफ़ा एक्सक्लूड आउट करा लिया कि हाँ यहाँ कमी है ज़्यादा है, उसको आप फुलफ़िल कर दो, खुद ब खुद आपकी सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएगी। मुझे इतनी एक चीज़, एक तक होता है ना नॉर्मल ऑयली होना कि अच्छा चलो एक दिन सर नहीं धोया, मुझे बहुत अबनॉर्मल किस्म का ऑयली लग रहा है, वो लाइक बाल अकड़ जाते हैं। आई वांट टू सी हर वंस। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, मेरी तो अमरीन सारे मसले हल कर देती है।